अब सीबीएसई पीएमटी 2015 का ये क्वेश्चन करते हैं। अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is connected to a cell of EMF V and then disconnected from it। अब इस स्टेटमेंट में हमसे ये कहा हुआ है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है C और इसको किसी EMF V की बैटरी के साथ पहले कनेक्ट किया और फिर डिस्कनेक्ट कर लिया। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि कैपेसिटर C को जब V पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसका V पोटेंशियल इसकी प्लेट्स के बीच वो V हो जाता है। और डिस्कनेक्ट करने के बाद जब बैटरी हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज हेल्ड कांस्टेंट, मतलब अब ना तो कहीं से चार्ज आएगा और ना इस कैपेसिटर से चार्ज कहीं जाएगा, चार्ज कांस्टेंट हो जाता है जब बैटरी को हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। आगे ये बोला हुआ है डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K which can just fill the air gap of the capacitor is now inserted in it। दूसरा काम ये किया, पहली बात ये कि इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट किया या बैटरी इससे डिस्कनेक्ट की, और दूसरा ये काम किया कि इसमें एक डाइलेक्ट्रिक K वो फिल कर दिया प्लेट्स के बीच में। अब इसके दो कंसीक्वेंसेस हैं। जैसा मैंने पहले कहा था, पहली बात तो ये दिमाग में आनी चाहिए कि चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई है, और दूसरी बात इसकी कैपेसिटी, नई कैपेसिटी मान लो C डैश, वो कितनी हो जाएगी, पुरानी कैपेसिटी का K टाइम्स। ये इसके कंसीक्वेंसेस हैं। हमसे क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो यदि आप ये ऑप्शंस यदि पढ़ेंगे तो आपको आंसर तो एट अ ग्लांस मिल जाएगा। फोर्थ वाला आंसर करेक्ट है, द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व्ड, क्योंकि हमसे पूछा हुआ है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और यहां कहा हुआ है चार्ज इज नॉट कंजर्व्ड, जबकि चार्ज कंजर्व्ड रहेगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। पर हम देखते हैं ए बी सी क्यों इनकरेक्ट हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेस K टाइम्स। हमसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है, ये ध्यान देंगे। ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, उसमें से पहले को हम चेक कर रहे हैं, ए को। तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, नया पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV, V इज इक्वल टू Q/C, नया चार्ज अपॉन नई कैपेसिटी। अब नया चार्ज कितना, तो नया चार्ज तो वही जो पुराना है, और नई कैपेसिटी KC टाइम्स, और Q/C होगा पुराना पोटेंशियल V/K, यानी नया पोटेंशियल हो जाता है पुराने पोटेंशियल का 1/K, यानी पोटेंशियल K टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, पर इस सवाल के लिए ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। बी, द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर डिक्रीजेज K टाइम्स। एनर्जी क्या होती है, नई एनर्जी होगी हाफ, या तो आप लगा दें QV या हाफ CV² या हाफ Q²/C, जो आप चाहें। मान लो हम लगा रहे हैं Q²/C, तो नया चार्ज स्क्वायर अपॉन नई कैपेसिटी हाफ Q²/C फॉर्मूला में लगा रहा हूं। तो Q तो वही जो पहले था, कांस्टेंट है, और नई कैपेसिटी हो जाएगी KC, और हाफ Q²/C है पुरानी पोटेंशियल एनर्जी अपॉन K, यानी उसमें स्टोर्ड एनर्जी 1/K हो जाती है, K टाइम्स डिक्रीज हो जाती है, मतलब ये भी सही है। चेंज इन एनर्जी मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। चेंज इन एनर्जी देखते हैं डेल्टा U, तो चेंज इन एनर्जी का मतलब फाइनल एनर्जी कितनी है, वो है U/K, और इनिशियल एनर्जी थी U, इसमें से U बाहर निकालें तो 1/K - 1, और U मतलब पहले एनर्जी कितनी स्टोर्ड थी, तो वो होगी हाफ CV² इंटू 1/K - 1, यानी स्टेटमेंट C भी सही है। ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जो हमसे इनकरेक्ट ही पूछा हुआ है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी AIPMT 2015 में पूछा हुआ है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन is acting radially outward and is given by E equals to AR. A charge contained in a sphere of radius A centered at the origin of the field will be given by। अब इस स्टेटमेंट से हमको कुछ बातें याद आनी चाहिए। यहां पर हमसे बोला हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड
ए आर है, मतलब ए यदि कोई कांस्टेंट है तो फील्ड डिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपको याद आया होगा कि ऐसा कब होता है, जब यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर हो, तो सेंटर से सरफेस की तरफ जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ लीनियरली वेरी करती है। एक तो ये बात, और दूसरी बात रेडियली वो भी एक्ट कर रही होती है। आपको याद आया होगा कि हम ऐसा डायग्राम बनाते थे उसका, ये रेडियल फील्ड, इस तरह की फील्ड है। जो आर के साथ लीनियरली वेरी कर रही है और रेडियल है। ऐसा होता है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए, या फिर कोई डाइलेक्ट्रिक स्फीयर हो या इंसुलेटिंग स्फीयर हो और उसके वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो इस तरह की दोनों प्रॉपर्टीज हमको वहां पर दिखाई पड़ती हैं। तो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। अ चार्ज कंटेन्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस ए सेंटर्ड एट द ओरिजिन ऑफ द फील्ड, यह है ओरिजिन ऑफ द फील्ड, और उसे सेंटर बनाकर यदि हम ए रेडियस का स्फीयर ड्रॉ कर दें, ये ए रेडियस का स्फीयर, तो हमको बताना है इस स्फीयर में कितना चार्ज होगा। तो हम अज्यूम कर लेंगे कि ये वही यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, तो उसके सरफेस पर फील्ड कितनी होगी, तो सरफेस पर फील्ड होगी 1/4πε0। चार्ज उसके अंदर, उस गोले में, उसके वॉल्यूम में कंसिस्टेड चार्ज अपॉन रेडियस स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। और फील्ड के बारे में हमको बोला हुआ है कि E = ए आर, सेंटर से डिस्टेंस ए हो जाएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग E की वैल्यू होगी कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए, इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय ए स्क्वायर। तो Q इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, 4πε0 कैपिटल ए इंटू ए क्यूब्ड, ये चार्ज का वैल्यू आ जाएगा, जो इसमें से ऑप्शन सी है। तो सी इज करेक्ट। मैं एक बार आपको फिर बता देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह काम कर रही है, किसी रीजन में बोला है रेडियली काम कर रही है, और उसकी वैल्यू कैसी है, E = ए आर। तो ये मैंने शो कर रखी है रेडियल फील्ड, और फील्ड आर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन दो प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हमको यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की फील्ड याद आनी चाहिए। तो हमको करना क्या है, ए रेडियस के किसी स्फीयर में कंटेन्ड चार्ज बताना है। तो हम ऐसा स्फीयर बना लेंगे, यहां फील्ड का वैल्यू लिखेंगे और ई के लिए ए लिख देंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका आंसर सी जो है वो करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन करते हैं सीबीएसई AIPMT 2014 का, कैपेसिटेंस में से पूछा हुआ। Two thin dielectric slabs of dielectric constants K1 and K2 are inserted between the plates of parallel plate capacitor, और K1 है लेस देन K2। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें दो थिन डाइलेक्ट्रिक्स K1 K2 प्लेस किए हुए हैं। द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E between the plates with distance D as measured from plate P is correctly या correctly shown by, ये पूछा हुआ है हमसे, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस। तो इस फिगर की तरफ ध्यान दें, तो जब हम P से Q की तरफ जाएंगे तो पहले कुछ रीजन में हम एनकाउंटर करेंगे एयर, उसके बाद K1 डाइलेक्ट्रिक, फिर एयर, फिर K2 डाइलेक्ट्रिक, और फाइनली फिर एयर। इस तरह हमको वेरिएशन बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह हुआ। तो हम जानते हैं यदि एयर में फील्ड है E0, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में होगी वो E0/K, घट जाती है फील्ड। और K1 K2 के बीच में भी हमको रिलेशन दिया हुआ है, K1 यदि लेसर है तो फील्ड ज्यादा होगी, और K2 लार्जर है तो फील्ड कम होगी इन दोनों मीडियम्स में। मतलब यहाँ K1 में फील्ड क्योंकि कम है K1 तो ज्यादा होगी, और यहां पर कम होगी। इस बात का ध्यान रखते हुए हम कौन सा ग्राफ सही है ये बतला सकते हैं। जैसे पहले ग्राफ पर यदि हम ध्यान दें तो y एक्सिस में है फील्ड, x एक्सिस में डिस्टेंस है। ये है एयर में फील्ड, मान लो E, फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम आता है K1, तो उसमें तो फील्ड को कम हो जाना चाहिए, ये बढ़ गया है, यानी ये ग्राफ सही नहीं होगा। इसमें आए तो यह है एयर में फील्ड E, फिर कम हो गई,
क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम एनकाउंटर हुआ K1, उसके बाद फिर एयर में बढ़ गई और उतनी ही हो गई, यहां तक तो ये ठीक है। उसके बाद K2 डाइलेक्ट्रिक में फील्ड एयर के बनिस्बत बढ़ गई, जो पॉसिबल नहीं है, यानी बी भी इनकरेक्ट है। सी पर आए तो ये एयर में फील्ड E, फिर ये E/K1, फिर E एयर में, उसके बाद फिर और ज्यादा कम हो गई है, क्योंकि हमने आपसे कहा था K2 लार्जर है, तो K1 के रिलेटिव उसमें फील्ड और भी ज्यादा कम हो जाएगी, फिर E हो गई वापस एयर में। यानी ये ग्राफ C ही सही दिखाई पड़ रहा है। आप D को और चेक कर लें, ये E ये तो एयर में फील्ड्स हैं, यहां पर K1 और K2 डाइलेक्ट्रिक्स में फील्ड को हम देख रहे हैं कि वो जीरो है, जो पॉसिबल नहीं है, यानी ऑप्शन C जो है उसे करेक्ट होना चाहिए। तो सवाल का सही जवाब है C। फिर से 2014 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r is given a charge q. Conducting sphere of radius r is given a charge q. तो हमको मालूम है उसकी सरफेस पर चार्ज आ जाता है, इस तरह से वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसके सरफेस पर, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। पहले बोला है पोटेंशियल और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, सेंटर ऑफ द स्फीयर पर। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये जानबूझकर पहले पोटेंशियल और फिर फील्ड बोला हुआ है, ताकि हमको आंसरिंग करने में हो सकता है गलत हो जाए। तो पहले ध्यान देंगे, पहले पोटेंशियल फिर फील्ड, और हम जानते हैं फील्ड तो अंदर जीरो होती है, वो सेंटर में भी, बल्कि पूरे स्फीयर में इनसाइड फील्ड जीरो होती है। मतलब इसका जो सेकंड आंसर है फील्ड के लिए, जो आंसर हमको करना है वो तो जीरो है। तो ऑप्शन बी या डी कोई हो सकता है, 0 0। ये फील्ड के बारे में बात हो रही है। और पोटेंशियल कितना होता है, तो पोटेंशियल उतना ही जितना सरफेस पर, पोटेंशियल जीरो नहीं होता अंदर, पोटेंशियल अंदर यानी सेंटर पर उतना ही होगा जितना सरफेस पर, और सरफेस पर होता है KQ/R के बराबर। तो K का यदि वैल्यू डाल दें तो 1/4πε0 की वजह से वो ऐसा दिखलाई देने लगेगा, Q/4πε0 × R। ये सेंटर पर पोटेंशियल और फील्ड जीरो, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब 2014 का ही एक और क्वेश्चन करते हैं, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने 2015 का एक क्वेश्चन किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशनशिप पर बेस्ड, -dV/dr, इस रिलेशन पर बेस्ड। वहां पर हम फील्ड निकाल रहे थे, यहाँ एक काम और करना है, फोर्स भी फाइंड करना है। देखते हैं क्या है। इन अ रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाई Vxyz 6x - 8xy - 8y + 6yz, where V is in volt and xyz are in meters. The electric force experienced by a charge of 2 coulomb situated at a point is. हमको फील्ड निकालना होगी, हम पढ़ चुके हैं। E = हम लिखेंगे E वेक्टर = with माइनस साइन del V/del x i कैप, और ये माइनस आप चाहें तो बाहर कर लें, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, प्लस del V/del y j कैप प्लस del V/del z इंटू k कैप। मतलब हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है इस इक्वेशन का। x के रेस्पेक्ट में जब कर रहे होंगे तब क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में करते समय ये 6 बाहर आएगा और dx dx 1 होकर यहां आएगा 6। फिर यहां देखेंगे तो अब y कैसा है, कांस्टेंट है, x के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, y बाहर आएगा, 8y बल्कि बाहर आएगा, तो वो होगा -8y के बराबर, dx dx 1 हो जाएगा। ये कांस्टेंट है y z, ये दोनों कांस्टेंट हैं, इस टर्म को लेने की जरूरत नहीं, उन दोनों टर्म्स के डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होंगे। इसके साथ आई कैप लगा लेते हैं, ये एक टर्म आएगी, प्लस ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट। इसी तरह अब y के रेस्पेक्ट में इसको करेंगे डिफरेंशिएट, अज्यूमिंग x एंड z टू बी कांस्टेंट, तो ये टर्म 0। y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां पर आएगा, y के रेस्पेक्ट में करते समय
8x कांस्टेंट होगा, बाहर आएगा, dy dy 1 हो जाएगा, यानी -8x ये हुआ। फिर यहां -8 और y और z में से फिर से 6z बाहर आएगा, प्लस 6z यहां पर आने के साथ यहां हम लगा देंगे यूनिट वेक्टर j कैप, ये एक और टर्म आएगी। फिर अब करना है हमको z के रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये टर्म 0, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, इसमें 6y बाहर आएगा, 6y बाहर आएगा और dz 1 होकर 6y k कैप, इस तरह का हमारा आंसर होगा। ये आया हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर पहले निकालनी होगी, क्योंकि हमसे पूछा है जिस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हमने चार्ज इतना रख दिया है 2 कूलम का, फोर्स कितना होगा, तो वहां तो फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा F = QE, मतलब पहले हमको उस पॉइंट पर फील्ड चाहिए, फिर इंटू Q करेंगे, फोर्स निकल आएगा। तो इसमें सिर्फ हमको ये कोऑर्डिनेट्स सब्स्टिट्यूट करने हैं, सिर्फ इतना काम करना है। तो अब क्या करेंगे, यहां पर y डालेंगे हम, y कितना होगा, तो y होगा 1, तो 6 - 8, ये माइनस नहीं भूलेंगे, माइनस पहले से आ रहा है, 6 - 8 मतलब -2i कैप ये होगा। इसके बाद x फिर 1 डालना है हमें और इसे भी 1 डालना है, तो ये हो जाएगा प्लस, ये तो हुआ -8 मतलब -16 प्लस 6, -16 प्लस 6 मतलब -10 j कैप, और फिर यहां y की जगह 1 डालने पर यह आएगा +6 k कैप। अभी आप चाहें तो साइन चेंज कर दें, माइनस अंदर डालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस। ये फील्ड आई है हमारे पास में उस पॉइंट पर। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा इस फील्ड का, तो हमको मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना होगा, हमको कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर्स करके उनको ऐड करके रूट ले लेना पड़ेगा, मतलब रूट ऑफ 4 + 100 4 + 100 + 36, यानी ये होता है रूट ऑफ 140, रूट ऑफ 140, और रूट 140 आ गई है फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड। तो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स के लिए हम चार्ज कितना दिया है हमको, 2 कूलम इंटू ये, यानी 2√140 न्यूटन, ये इसका आंसर होना चाहिए। अब चेक करते हैं इधर इसको चेक करने के लिए आप चाहें तो ये करें कि इसे लिख लेते हैं हम, इसको क्या लिखा जा सकता है, 35 × 4, और 4 का रूट 2 हो जाएगा, ये 4 बाहर आकर 4√35, ये ही इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, और ये है भी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस तरह के सवाल रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल बहुत आते हैं, इसकी आपको भरपूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब CBSE AIPMT 2013 का क्वेश्चन करते हैं, थ्योरेटिकल। क्या पूछा है, ABC are 3 points in a uniform electric field. The electric potential is maximum at A, maximum at B, maximum at C, same at all the 3 points A, B and C. क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म फील्ड दिखाई हुई है, ये 3 पॉइंट्स हैं, हमको इनके पोटेंशियल्स के बारे में जानना है, कहाँ पर मैक्सिमम है या फिर तीनों पॉइंट्स पर सेम है। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, रिलेशन बिटवीन E एंड V। इसी फॉर्मूले का एक आउटकम है वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होती है, इज डायरेक्टेड along the decreasing potential, ऐसा कह सकते हैं, या इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल जिधर डिक्रीज होता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड होती है। इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, मतलब यदि हम यूं बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाएगा, यानी सबसे कम कहां होगा, ए पर पोटेंशियल सबसे कम होगा।
उससे ज्यादा होगा सी पर और सबसे ज्यादा होगा बी पर। और हमको इनमें कंपैरिजन पूछा हुआ था, ये आंसर हो नहीं सकता, सेम एट ऑल पॉइंट्स ये नहीं होगा, सबसे ज्यादा कहां होगा, बी पर, यानी मैक्सिमम एट बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट। अब फिर से सीबीएसई एआईपीएमटी 2013 का क्वेश्चन, टू पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ्स, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर। यह केस 1, ये है वो दो पिथ बॉल्स, इनको किसी रिजिड सपोर्ट से इक्वल लेंथ के स्ट्रिंग से टांग दिया है और इनके बीच इक्विलिब्रियम सेपरेशन आर है। नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट, इन्हीं स्ट्रिंग्स को फिर हाफ हाइट पर फिर से टांग दिया गया, उन्हीं पिथ बॉल्स को। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल नाउ बिकम्स, मतलब हमको ये फाइंड आउट करना है अब नई सेपरेशन कितनी हो जाएगी। पहले यदि y हाइट पर क्लैम्प्ड था ये बॉल्स को, तो अब ये y/2 हाइट पर इन्हें क्लैम्प किया हुआ है, दिस इज y/2, ये पॉइंट हाफ डिस्टेंस पर है। तो पहले इसके इक्विलिब्रियम की यहाँ बात कर लेते हैं। इस बॉल के इक्विलिब्रियम की बात करें तो यदि इसका मास m है तो एक फोर्स तो नीचे होगा, और वो कौन सा, वेट mg, दूसरा टेंशन T, और तीसरा फोर्स ऑफ रिपल्शन इलेक्ट्रिक ओरिजिन का। और ये एंगल यदि थीटा है, ऐसा सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, 2016 में आया हुआ है पेंडुलम पर बेस्ड प्रॉब्लम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा होगा। इसको रिजॉल्व करें t को, तो इधर कंपोनेंट होगा t cos थीटा, इधर होगा t sin थीटा, और इक्विलिब्रियम के लिए t cos थीटा को mg के बराबर और t sin थीटा को fe के बराबर होना चाहिए। तो t sin थीटा इज इक्वल टू fe एंड t cos थीटा इज mg। डिवाइड करें तो हमको क्या मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा fe अपॉन mg। ये इक्वेशन हम पहले भी डिराइव कर चुके हैं, इक्विलिब्रियम की ये शर्त होगी, tan थीटा इज इक्वल टू fe बाई mg। ये केस 1 की बात। केस 2 में हमने क्या किया है, उनको यहां पर स्ट्रिंग्स को यहां पर बांध दिया है, तब ये एंगल चेंज हो जाएगा थीटा डैश। इक्वेशंस इसी तरह की होंगी, बस फॉर्म तो वैसा ही होगा, tan थीटा डैश बराबर, अब ये fe बदल जाएगा फोर्स, क्योंकि इनके बीच की सेपरेशन चेंज होकर कुछ बढ़ जाएगी, R1 हो गई सपोज, तो ये fe अब fe नहीं fe डैश कहना पड़ेगा नई कंडीशन में, पर mg तो mg ही होगा। ये केस 2 की इक्वेशन। अब हम इसमें इसका डिवाइड कर देते हैं, mg बराबर है, या तो इक्वेट कर सकते हैं, mg इज इक्वल टू fe डैश बाई tan थीटा डैश, और यहां से fe अपॉन tan थीटा, ये डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड कर दें तो क्या हमें मिलेगा, tan थीटा अपॉन tan थीटा डैश इज इक्वल्स टू, वो होगा fe अपॉन fe डैश के बराबर। और अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। tan थीटा इस फिगर की ज्योमेट्री से मिल जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर r/2, मैं इसकी बात कर रहा हूं, r/2 अपॉन ये बेस, तो ये है y, ये इसका वैल्यू tan थीटा का। tan थीटा डैश यहां से कितना होगा, तो ये होगा r1/2 बाय y/2, r1/2 अपॉन y/2 के बराबर। ये tan थीटा डैश की वैल्यूज, fe इस समय फोर्स वो कितना होगा, तो वो होगा kq² अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर r², और fe डैश कितना होगा, तो वो होगा kq², चार्जेस तो वही है, बस यहाँ डिस्टेंस r1² हो जाएगी। और हम टारगेट करेंगे किसे, हमें चाहिए r1, वो हमारी क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है। अब इसको सॉल्व कर दें तो ये कितना होगा, r/2y, और ये 2 से 2 कैंसिल होकर r1/y रेसिप्रोकेट होकर y/r1, ये इस तरफ, इधर ये kq² तो कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा r1² अपॉन r² के बराबर। और अब y से y कैंसिल आउट हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया r³/2, और इस तरफ ये हो जाएगा r1³ के बराबर। हमको चाहिए r1,
तो हम क्यूब रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा R अपॉन क्यूब रूट 2, यानी हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं क्यूब रूट 2। इस R को बाहर भी लिखकर ऐसा भी लिखा जा सकता है जैसा कि यह अंदर ही लिखा हुआ है, यानी ये ही इसका आंसर है। R1 इज इक्वल टू R अपॉन क्यूब रूट 2 के बराबर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।